ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠમાં ચાલતા ઓનલાઈન લેક્ચરમાં હું આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? બધા મજામાં ને? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની અંદર આપણો જે ચોથો પાઠ છે કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી, જેના વિશે આપણે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ. એટલે કે પાઠ આપણે પહેલાં સમજી લીધો છે. તો આજે આપણે આ પાઠના અભ્યાસ અને એના સ્વાધ્યાયના સવાલ જવાબ છે એમનો અભ્યાસ કરવાનો છે, જેની અંદર આપણે સૌપ્રથમ અભ્યાસના સવાલ જવાબ છે એનો અભ્યાસ કરીશું અને પછી આપણે સ્વાધ્યાયના સવાલ જવાબનો અભ્યાસ કરીશું. તો સૌપ્રથમ શીખીએ આપણે આ પાઠના અભ્યાસના સવાલ જવાબ, જેની અંદર प्रथम प्रश्न है कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए. इन्हीं अंदर पहलू कथन है शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है. इसका उत्तर है शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था. बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे. जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले उन्होंने उनकी उपेक्षा की. फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया. शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी कहना ही अधिक उचित है. दूसरा कथन है शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था. इसका उत्तर है गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी. इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था. गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे, इसलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था. अब हमारा तीसरा कथन है शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है. इसका उत्तर है शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे. देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी. उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था. उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया. उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है. अब हमारा दूसरा प्रश्न है अगर महात्मा गांधी आपके स्वप्न में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी क्या क्या उत्तर देंगे? सोचिए और बताइए. इसका उत्तर है अगर महात्मा गांधी मेरे स्वप्न में आए तो मैं उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछूंगी और बापू उनके निम्नलिखित उत्तर देंगे. पहला प्रश्न पूछूंगी बापूजी सत्य क्या है? गांधी जी उसका उत्तर देंगे जिसका नाश कभी नहीं होता, जो अनंत और सदा भरोसे लायक है वही सत्य है. मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगी बापूजी क्या जीवन में पूरी तरह अहिंसक बनना संभव है? गांधी जी उत्तर देंगे जहाँ तक हो सके वहाँ तक किसी जीव को आघात नहीं पहुँचाना चाहिए. अब मैं तीसरा प्रश्न पूछूंगी बापूजी आपने अपने व्यस्त जीवन में से अपनी आत्मकथा लिखने का समय कैसे निकाला? गांधी जी उत्तर देंगे मुझे कई बार लंबी लंबी जेल यात्राएं करनी पड़ती थी. उनका उपयोग मैं आत्मकथा लिखने में करता था. आत्मकथा का अधिकांश भाग जेल में ही लिखा गया है.
अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि संवाद को आगे बढ़ाइए, जिसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न और जवाब हो। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमें रिया और सुनील के जो संवाद है उनके कुछ प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं, जिसमें हमें कुछ और प्रश्न और उनके उत्तर जो है मिले, ऐसे संवाद जो है वह बनाने हैं, कि प्रश्न करने हैं और उनके उत्तर देते हुए संवाद को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर रिया और सुनील जो है वह गांधी जी के बारे में प्रश्न करते हुए संवाद जो है, यानी कि प्रश्न करना और जवाब देना, यह संवाद यानी कि बातचीत करते हैं, जिसमें रिया प्रश्न पूछती है और सुनील उनका उत्तर देता है। तो यहाँ हमें जो प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर दिए गए हैं वह हम पहले पढ़ेंगे और हम संवाद फिर वहीं से आगे बढ़ाएंगे। रिया, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सुनील, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। रिया, गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? सुनील, गांधी जी ने इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। रिया, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? अब हम इस सवाल को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। सुनील, गांधी जी वकील के रूप में एक मुस्लिम व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। रिया, दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने किसका विरोध किया? सुनील, दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने वहां की सरकार की रंगभेद नीति का विरोध किया। रिया, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने क्या किया? सुनील, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने यहाँ चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। रिया, गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु किसे बनाया? सुनील, गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। रिया, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब किया? उत्तर सुनील उत्तर देता है, गांधी जी ने सन 1930 में नमक सत्याग्रह किया। रिया, गांधी जी ने चरखे को क्यों महत्व दिया? सुनील, गांधी जी ने देश की गरीबी दूर करने के उद्देश्य से चरखे को महत्व दिया। रिया, सन 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया? सुनील, सन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन किया। रिया, गांधी जी की हत्या कब और कहाँ हुई? सुनील, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को राजधानी दिल्ली में हुई। रिया, गांधी जी की समाधि कहाँ है? वह किस नाम से प्रसिद्ध है? सुनील, गांधी जी की समाधि दिल्ली में है, वह राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ जो हमें पैराग्राफ दिया गया है उस पैराग्राफ को आपको सुंदर अक्षरों में अपनी नोटबुक में लिखना है। यहाँ पर हमारे अभ्यास के सारे सवाल जो है वह समाप्त होते हैं, यानी कि हमने सभी सवालों के जवाब जो है वह सीख लिए हैं। अब हम स्वाध्याय के सवाल जवाब जो है वह सीखेंगे। अब स्वाध्याय में हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? उत्तर है, प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा
पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। अब हमारा दूसरा सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जनसेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। वे ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे, जो शास्त्री जी में भी अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतोद्धार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। हमारा तीसरा प्रश्न है, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? इसका उत्तर है, शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से ही हुई। अब हमारा चौथा सवाल है, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन कौन से विचार व्यक्त किए? इसका उत्तर है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। अब हमारा दूसरा सवाल है, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उसे शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यानी कि विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें जो पैराग्राफ दिया है, उन पैराग्राफ में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है, यानी कि हम जिसे कहते हैं कि अंडरलाइन करना, वो अंडरलाइन की गई है उन शब्दों के हमें पहले तो अर्थ ढूंढने हैं और फिर उन शब्दों के जो अर्थ है उन्हें हमें शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम ये जो रेखांकित शब्द है यानी कि अंडरलाइन वाले शब्द है उनके अर्थ समझ लेते हैं। जिसमें पहला जो रेखांकित शब्द है वृट, इसका अर्थ होता है मेरुदंड। फिर दूसरा रेखांकित शब्द है अमिट, इसका अर्थ होता है अटल। फिर रेखांकित शब्द आता है आधारशिला, जिसका अर्थ होता है नींव। उसके बाद रेखांकित शब्द आता है खाद, जिसका अर्थ होता है जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ। इसके बाद हमारा रेखांकित शब्द है पल्लवित, जिसका अर्थ होता है विकसित।
या फिर इसका अर्थ होता है जिसमें पल्लव लगे हो वह। फिर हमारे रेखांकित शब्द आता है सौरभ, जिसका अर्थ होता है सुगंध। अंतिम रेखांकित शब्द है सभ्य, जिसका अर्थ होता है शिष्ट। अब इन शब्दों के हमने अर्थ जो है वह शब्दकोश में से ढूंढकर तो समझ लिए हैं या तो लिख लिए हैं। अब हमें इन शब्द के अर्थ को शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो अब हम शब्दकोश के क्रम के अनुसार ये जो हमारे उत्तर है, शब्द के अर्थ है, उन्हें लिखेंगे। जिसमें सबसे पहले आएगा अटल, इसके बाद आएगा जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ, इसके बाद नींव, इसके बाद मेरुदंड, इसके बाद विकसित और इसके बाद शिष्ट और अंतिम शब्द आएगा सुगंध। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, इस इकाई से हम लाल बहादुर जी के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। इसका उत्तर है लाल बहादुर जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी हो, यह आवश्यक है। हम जो कहे वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें। इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। अब हमारा चौथा प्रश्न है, जो है एक कहानी हमें दी गई है, उन कहानी को हमें आगे बढ़ाना है। यहाँ कहानी की शुरुआत जो है वह कर दी गई है, जिसमें कहानी है, एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। अब विद्यार्थी मित्रों, हमें इस कहानी को यहाँ से आगे बढ़ाना है और बताना है कि चींटी ने शेर का घमंड कैसे उतारा होगा। तो अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चींटी अपने बिल में गई और वहाँ से बहुत सी चींटियों को ले आई। शेर जहाँ सो रहा था वहाँ जाकर सभी चींटियाँ शेर के शरीर पर चढ़ गई। वे उसके पेट, पीठ और टांगों में बुरी तरह काटने लगी। शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता था, तब वे उसके बालों में छिप जाती थी। थोड़े ही समय में शेर आकुल व्याकुल हो गया। उस चींटी ने उससे कहा, वनराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना। शेर ने कहा, चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा। मैं शेर हूँ तो तुमने सवा शेर बनकर दिखा दिया। जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी की विजय जुलूस निकाला। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारे अभ्यास और स्वाध्याय के जो सवाल जवाब थे वह हमने सीख लिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको सभी सवाल जो है वह अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो यदि यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे हम नए लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक आओ जो।